अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज के लेक्चर में हम टू फेज मेथड को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज के लेक्चर में हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। उसने हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है और कहा है कि सॉल्व बाय टू फेज मेथड। अब इसे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन जी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो मिनिमाइज दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन मिनिमम में दिया हो तो वो हमारे पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कहलाता है, और अगर यहाँ पर मिनिमम की बजाय मैक्सिमम होता तो वो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉब्लम कहलाता है। दोनों का मेथड जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन मिनिमाइजेशन जो है वो मैक्सिमाइजेशन से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जब हमारे पास आएगा उसको हमने सोल्व कैसे करना है। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें सबसे पहला काम जो आपने करना है, इसे आप फर्स्ट स्टेप कह लें। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने जो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है मिनिमाइजेशन में, इसको हमने कन्वर्ट कर देना है मैक्सिमम में। ठीक है, ये हमारा जो फंक्शन जी गिवन था मिनिमम में, इसको हमने मैक्सिमम में चेंज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो अब हमारा ये जो फंक्शन था, अब ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है मैक्सिमम में। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में आ गया है। अब इसका नेक्स्ट सोल्व करने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की तरह चलेगा। ठीक है, इसलिए आप मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन है उनको पहले समझ लीजिए, ये आपके लिए समझना और ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने मिनिमाइज जो फंक्शन गिवन था उसको मैक्सिमम में चेंज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या होगा, अब हमने दूसरा काम ये करना है कि जो कॉन्स्टेंट्स हमें यहाँ पर गिवन है, कॉन्स्टेंट कौन से हैं, ये वाले, इनको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, जैसे हम बिग एम मेथड में इन्हें कन्वर्ट करते होते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में। बिग एम मेथड की वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर उसका जितना यूज होगा वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। यहाँ पर आपने करना क्या होता है, अगर आपके पास जैसे यहाँ पर ग्रेटर इक्वल का साइन है, ग्रेटर इक्वल का साइन होगा तो वहां पर आप एक स्लैक वेरिएबल सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए, ग्रेटर है ना, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ग्रेटर है तो उसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो ही वो इसके इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्लैक वेरिएबल या इसे सरप्लस वेरिएबल भी बोलते हैं, वो सब्सट्रैक्ट करेंगे और साथ में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल को आप नाम दे सकते हैं आर का, ए का, या कुछ भी। ठीक है, उसके बाद दूसरी इक्वेशन में भी देखिए ग्रेटर इक्वल का साइन है, तो यहाँ पर भी सिमिलरली हम स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल को स्लैक को सब्सट्रैक्ट करेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। यहाँ पर लेस इक्वल का साइन है, लेस इक्वल का साइन जब आता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं, क्योंकि लेस है, ये वाली साइड लेस है, तो इसे इसके इक्वल करने के लिए हमें इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो हम एक स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं। तो अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कैसे बनेगी, ये वाली इक्वेशन है, इसमें हमारे पास क्योंकि ग्रेटर इक्वल का साइन है तो एक स्लैक वेरिएबल जिसे हम S1 कह रहे हैं वो सब्सट्रैक्ट हुआ और R1 आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हो गया। दूसरी इक्वेशन भी ग्रेटर इक्वल की है, तो इसमें देखिए S2 माइनस करेंगे स्लैक वेरिएबल और R2 वेरिएबल हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और तीसरी इक्वेशन लेस इक्वल किया तो इसमें सिर्फ स्लैक वेरिएबल को हम ऐड करेंगे। तो अब ये हमारा दूसरा काम यहाँ पर सेकंड स्टेप जो है वो यहाँ तक हो गया। हमने क्या किया, इन इक्वेशंस को, इन कांस्टेंट को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब तीसरा काम हमने यहाँ पर क्या करना है, मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन। अब यहाँ पे क्योंकि हम फंक्शन को मैक्सिमाइज में कर चुके हैं तो अगला सारा पैटर्न जो है वो हमारा मैक्सिमाइजेशन की ही तरह फॉलो होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, अब हमने खुद से एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाना है जिसे हम W कह रहे हैं। ठीक है, एक तो फंक्शन हमारे पास ये गिवन है ना Z, ये वाला मैक्सिमम में जो हमने चेंज कर लिया। ठीक है, एक तो फंक्शन ये वाला हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन होगा, एक फंक्शन हमने W खुद से बनाना है। अब वो W कैसे बनाना है, जितने आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनको हमने लिखना है। यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारे पास दो हैं, R1 और R2, तो -R1 -R2 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास W जनरेट हो गया। अब इस W में R1 और R2 की वैल्यूज लिख देनी है। R1 की वैल्यू यहाँ से आएगी, ठीक है, और R2 की वैल्यू इस इक्वेशन से हम निकालेंगे और इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, इसकी भी ब्रैकेट खोलेंगे और हम वेरिएबल x1 वालों को एक साथ लिख लेंगे, x2 वालों को और s1 वालों को। इस तरह इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो W की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास W की आ चुकी है। यहाँ से एक और आपने काम करना है कि जो कांस्टेंट
कांस्टेंट टर्म है उसे एक साइड पे, यहाँ पे -20 कांस्टेंट है, बाकी सारे वेरिएबल वाली टर्म्स है, वेरिएबल वाली टर्म्स को w के पास ले जाना और सिर्फ कांस्टेंट टर्म को आपने इधर पड़ा रहने देना है। अब ये हमारा थर्ड स्टेप भी हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, w फंक्शन जनरेट किया और उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर 3 काम हो गए। अब ये काम करने के बाद अब हम फेज 1 पे मूव करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा फेजेस हैं वो बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं। फेज 1 पे मूव करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे सिंपलेक्स मेथड में हम करते हैं या बिग गेम मेथड में हम करते हैं, सिंपली इसका टेबल जनरेट करेंगे। जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स यूज हुए हैं उनको यहाँ पे लिख लिया, x1 x2 s1 s2 s3 r1 r2, जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं वो सारे यहाँ पे लिखे और जो बेसिक वेरिएबल है वो यहाँ पे आएंगे। अब बेसिक वेरिएबल कौन से होते हैं, जो हम खुद से ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, वो हमारे बेसिक वेरिएबल होते हैं और उनमें जो नेगेटिव में आ रहे हैं वो हमने नहीं कंसिडर कर रहे। जैसे s1 नेगेटिव में है, s2 नेगेटिव में है, तो ये दोनों हम इग्नोर कर देंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले लेंगे, r1 r2 और s3। ठीक है, तो ये हमने अपने बेसिक वेरिएबल ले लिए यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, r1 के सामने सारी r1 वाली रो लिख लेनी है, r2 के सामने r2 और s3 के सामने s3 वाली, यहाँ पर सोल्यूशन की वैल्यू। और नीचे यहाँ पर जो फंक्शन लेना है वो w लेना है, ये वाला फंक्शन जो हमने खुद से जनरेट किया है, ये वाला w। ठीक है, w की वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब क्योंकि हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का केस है, तो मैक्सिमाइजेशन में हमें पता है कि हम जब आइट्रेशन करते हैं तो हमने ये जो नीचे वाली फंक्शन वाली जो पूरी रो होती है इसमें हमने सारी टर्म्स को पॉजिटिव बनाना होता है। यहाँ पर हमारे पास कोई नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए, तो हमने इस सब को पॉजिटिव बनाना है। उसके लिए देखिए, हम सबसे पहले आइट्रेशन, जो फर्स्ट आइट्रेशन, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे लेंगे, नेगेटिव में सबसे छोटी, ये देखिए -4 दोनों ही बराबर है, हम इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाली ये वाली -4 चूज कर ली है। ठीक है, ये लेने के बाद अब इसके वाला कॉलम जो है वो स्कैन हो जाएगा। ठीक है, इस कॉलम को अब ये सामने जो सोल्यूशन में वैल्यूज पड़ी हैं इनको इनके साथ डिवाइड करेंगे, तो 8 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। 3 को 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह 5 को 60 पे करेंगे तो यहाँ से भी हमें वैल्यू मिलेगी 5 आ जाएगा, आई थिंक सो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इनमें जो छोटी वैल्यू है वो हमारा पिवट पॉइंट होगी। छोटी वैल्यू, इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है हमारे पास, वो 4 आ रही है। ठीक है, तो 4 कहाँ पे मिला है हमें, यहाँ 3 पे, तो 3 वाली जो एंट्री है ये हमारा पिवट पॉइंट बन जाएगा। इसको हमने पिवट पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब इस पिवट पॉइंट के ऊपर नीचे हमने क्या बनाने हैं, 0 बनाने हैं। यहाँ पर सॉरी 12 आएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 आएगा। अच्छा जी, ये हमने अब पिवट एंट्री 3 सेलेक्ट की है। ठीक है, अब हमारी जो पिवट एंट्री है वो हमें पता है 1 होती है हमेशा, तो पहले तो इस 3 को 1 बनाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर और नीचे वाली एंट्रीज को 0 बनाएंगे। तो 3 को 1 बनाने के लिए रो ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1/3 r2, यानी कि r2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब इसके ऊपर नीचे हमने 0 बनाने हैं, तो उसके लिए जो रो ऑपरेशन हमारे पास यूज होंगे वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, r1 -r2 r3 -5 r2 एंड सो ऑन। तो ये सारी सिंपल कैलकुलेशंस हैं, ये आप कर सकते हैं। तो इनको आप करेंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास इसके ऊपर और नीचे हमने सारे, ये हमारी पिवट एंट्री थी 1, इसके ऊपर नीचे हमने 0 बना लिए हैं। ठीक है, अब हमने जीरोस कहाँ पे बनाया है, ये वाला पॉइंट पे आपने नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये हमारी पिवट एंट्री थी, ये कहाँ पे आ रही है, x1 वाले कॉलम में, और यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब ये हमारी पिवट एंट्री जो हमने यहाँ पे 3 सेलेक्ट की थी, यहाँ पे 3 और इस 3 को यहाँ पे हमने 1 बना लिया है। ये पिवट एंट्री कहाँ पे आ रही है, कौन से कॉलम, x1 वाले कॉलम में आ रही है और r2 वाली रो में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक वेरिएबल क्या है इसका, r2 है। जब हम जो भी पिवट एंट्री लेंगे उसके ऊपर नीचे जब 0 बना लेंगे तो उसका ये जो बेसिक वेरिएबल है वो इस वाले वेरिएबल के साथ हमारे पास एक्सचेंज हो जाएगा। अब एक्सचेंज नहीं होगा, बल्कि ये जो r2 है ये बेसिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह यहाँ पर x1 आ जाएगा। तो अब ये हमारी पिवट एंट्री थी 1, इसके ऊपर नीचे हमने 0 बना लिए, तो इसका यहाँ पर रो में क्या पड़ा था, r1 r2 पड़ा था। अब वो r2 यहाँ से खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली जो ऊपर वाली टर्म थी इसकी जो वेरिएबल था x1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है,
इसको हमने बना लिया। अब हमने दोबारा से फिर से देखना है डब्ल्यू की एंट्रीज को देखना है कि क्या अब भी कोई नेगेटिव टर्म आ रही है। हमने तब तक आइट्रेशंस करते जाना है जब तक हमारे पास ये नीचे वाली सारी टर्म्स पॉजिटिव ना हो जाएं। तो अब देखिए हमने -4 को तो पॉजिटिव पॉजिटिव कर लिया था, लेकिन अब नीचे हमारे पास फिर से दो और नेगेटिव टर्म्स आ गई। अब इनमें से जो छोटी है वो सिलेक्ट करेंगे, उसका कॉलम स्कैन करेंगे और डिवाइड करके पिवट एंट्री सिलेक्ट करके सिमिलरली जैसे हमने इसकी आइट्रेशन की है तो इसकी नेक्स्ट हम आइट्रेशन करेंगे। तब तक आइट्रेशन इनकी करते जाएंगे जब तक हमारे पास नीचे सारी टर्म्स पॉजिटिव ना आ जाएं। देखिए हमने सेकंड आइट्रेशन की, देखिए यहाँ पे हमने अगेन आइट्रेशन की है इसकी, तो हमारे पास ये देखिए ये सारी वैल्यूज जो है नेगेटिव वैल्यूज वो सारी खत्म हो गई हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सारी नॉन नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, अब जब यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा, जब हमारे सारे यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएंगे, उसके बाद हमने नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा वो क्या है, हमने इसका फिजिबल सॉल्यूशन देखना है। यहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, यानी कि हमने डब्ल्यू की ये फंक्शन की वैल्यू देखनी है। फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0। अगर फंक्शन की वैल्यू 0 आए तो उसका मतलब है कि इसका ये फिजिबल सॉल्यूशन है। डब्ल्यू इक्वल 0 हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर हमें डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं मिलती, ग्रेटर देन 0 मिलती है, 4 9 7 वॉट एवर कुछ भी ग्रेटर देन 0 अगर मिलेगी तो हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। ये हमारी फेज 1 यहाँ तक है, इसके बाद हम फेज 2 पे मूव नहीं करेंगे। अगर हमें फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है देन हम फेज 2 पे मूव करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम फेज 2 पे आ जाते हैं। फेज 2 पे हम आएंगे तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से आपने थोड़ा सा इसे गौर से समझना है। फेज 2 पे जब हम आएंगे तो ये वाला जो हमारा टेबल है, लास्ट आइट्रेशन वाला टेबल, इसको हमने एज इट इज उठा लेना है। सिर्फ हमने चेंज कहाँ पे करना है, ये इसको हम सिर्फ इतना चेंज करेंगे कि इसमें जो आर्टिफिशियल वेरिएबल वाला कॉलम है R1 है और R2, उनको हम डिलीट कर देंगे और बाकी पूरा जो टेबल है वो हम एज इट इज नीचे उठा लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने यही काम किया, R1 और R2 को डिलीट करके बाकी सारे जो वेरिएबल और जो पूरा टेबल जो हमने एज इट इज उठा लिया है। और साथ में एक और चीज़ अब चेंज होगी यहाँ पे, वो क्या कि यहाँ पे हमारे पास W था, अब यहाँ पे हमने Z फंक्शन यूज करना है। ठीक है, ये जो हमने z फंक्शन यहाँ पे लिया था, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू दिस, अब हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। z की वहाँ पे w लिखा था, अब यहाँ पे हम z लिखेंगे और इसमें x की वैल्यू -3 है और x2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास -5 है और बाकी सारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, 0 0। अब ये हमारा टेबल अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब हम फेज 2 में एंटर हो चुके हैं। अब जो हमारे पास यहाँ पे केस है वो मिनिमाइजेशन का केस यूज होगा, क्योंकि हमने फंक्शन कौन सा यूज किया है, z यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक और चीज कंफ्यूज नहीं होनी कि z की जो हमने वैल्यू ली है ना, z की वैल्यू हमने ये वाली ली है जो मैक्सिमाइज हमने z को बना लिया था, लेकिन बेसिकली हमारा जो फंक्शन z जो है वो है तो मिनिमम में, क्वेश्चन में तो हमें मिनिमम में गिवन है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे कंसीडर क्या करेंगे, मिनिमम वाला केस कंसीडर करेंगे। और मिनिमम में हमें पता है, मिनिमम के लिए जब हम आइट्रेशंस करते हैं जैसे एम्बिगम मेथड में भी की थी, तो उसमें हमें यहाँ पे नीचे ये फंक्शन वाली रो में सारे नेगेटिव चाहिए होते हैं, नेगेटिव बनाने होते हैं। तो अब हम इसकी आइट्रेशन फेज 2 में जब हम आ चुके हैं मिनिमम के केस में, तो इसकी आइट्रेशन तब तक करेंगे जब तक नीचे सारे नेगेटिव ना मिल जाएं। तो यहाँ पर तो देखिए हमें आइट्रेशन करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये वैल्यूज जो है नेगेटिव है या फिर 0 है, तो ये हमारे पास नेगेटिव आ चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे इसकी फर्दर आइट्रेशन नहीं होगी, हमारा काम यहाँ पे डन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें वैल्यूज चाहिए। ठीक है, x2 की हमें वैल्यूज यहाँ से मिल गई हैं, यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। हमने अपने वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेनी है। x2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, x1 की वैल्यू 2 है और s3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 32 है। लेकिन z की वैल्यू क्या आ रही है, 0। z की वैल्यू हमें नहीं मिल रही। अगर मैक्सिमम का क्वेश्चन हम कर रहे होते तो वो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक डन हो जाना था, वहाँ पे हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई और साथ में z की भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी थी। यहाँ पे हमें z की वैल्यू नहीं मिल रही। अब यहाँ मिनिमम का केस हमारे पास बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इस केस में हमने z की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आएगा। z की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये जो बेसिक वेरिएबल वाली ये जो कॉलम होगा इसमें जो वैल्यूज हमें मिल रही हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में। x2 की वैल्यू क्या मिली है, हमें 3 मिली है। x1 की वैल्यू वैल्यू क्या मिली है, 2। और s3 है तीसरा वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या मिली है, 32। इन वैल्यूज को लिख लेंगे ब्रैकेट में और साथ ही इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे भी चेक करेंगे। पहले हमने इस तरफ चेक किया इनको, ठीक है, इस तरह से। अब इन्हीं वैल्यूज को हम ऐसे चेक करेंगे। x1 की वैल्यू क्या है, -3 है और x2 की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, -5 है यहाँ पे। x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -5 है। x1 की वैल्यू क्या है,
-3 है और दूसरा वेरिएबल s3 उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, इन वेरिएबल्स को हमने अब क्या, इन वैल्यूज को हमने क्या करना है, अब आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे मैक्सिमाइज जी की वैल्यू मिलेगी। ये जो मैक्सिमाइज जी हमने फंक्शन बनाया था ये वाला, यहाँ से हमें इस जी की वैल्यू मिल जाएगी। पहले हमें इस जी की वैल्यू क्या मिल रही है, 0, लेकिन हमें 0 नहीं चाहिए, हमें इसकी कोई ना कोई वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हम मैक्सिमाइज जी को इस तरह से निकाल लेंगे, ये वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने से, यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज मैंने लिखी, इनको मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिला है, -21। ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास, मैक्सिमाइज जी जो हमारा फंक्शन था उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है -21। अब हमें जो बेसिकली वैल्यू चाहिए, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन था वो मिनिमम में गिवन था, आंसर भी हमने मिनिमम में लेके आना है। भले ही हमने पूरे क्वेश्चन को सोल्व मैक्सिमाइज में किया था, लेकिन आंसर तो हमें मिनिमम में चाहिए। तो मिनिमाइज जी हमने फाइंड करना है। तो मिनिमाइज जी का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, मिनिमाइज जी जो है वो इक्वल होगा माइनस मैक्सिमाइज जी के, और मैक्सिमाइज जी की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो मैक्सिमाइज जी की वैल्यू -21 है, उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 21। अब यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमाइज जी की वैल्यू क्या आ चुकी है, 21। अब हमारे पास जी की वैल्यू 21 है, ये हमारे वेरिएबल्स है, इनकी वैल्यूज भी हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन डन हो चुका है। ठीक है, अब आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि ये जो हमारी जी की वैल्यू आई है क्या ये करेक्ट है या फिर हमने कहीं पे गलती की है। तो इसके लिए आप इन वैल्यूज को x1 x2 की जो वैल्यूज है, इनको जो ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन में फंक्शन गिवन था मिनिमाइज जी वाला, वहां पे इसको सब्सटीट्यूट करें, आप देखेंगे आपका आंसर 21 ही आएगा। अगर 21 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक की है। ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।